साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, मोनिका की नई नई शादी हुई। मोनिका शहरी परिवेश में पली बड़ी मॉडर्न ज़माने की एक लड़की थी। मोनिका अपने साथ काम करने वाले लड़के विवेक के साथ शादी करना चाहती थी। विवेक के घर वाले गांव में रहते थे। दोनों के घर वालों को उन लोगों की शादी से कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए शहर आकर बड़ी धूमधाम से विवेक और मोनिका की शादी कर दी गई। शादी के बाद विवेक के घर वाले अपने गांव चले गए। अब विवेक और मोनिका दोनों ही नौकरी करते थे, इसलिए उन्हें छुट्टियां बहुत ही कम मिली थी। दोनों ही वापस से अपनी नौकरी पर जाने लगे। छुट्टी वाले दिन दोनों ही फ़ोन से ही अपने घर पर बात कर लिया करते थे। अब बीच में एक दो बार विवेक ने मोनिका को कहा भी कि चलो थोड़े दिन हम गांव में होकर आते हैं। शादी के बाद हम एक बार भी गांव नहीं गए, लेकिन मोनिका कोई ना कोई बहाना बनाकर विवेक की बात को टाल दिया करती थी। मन ही मन सोचती थी कि मैं देहाती लोगों के बीच में जाकर कैसे रहूंगी। समय बीतता गया। विवेक और मोनिका की शादी को लगभग 6 महीने बीत गए। ना तो विवेक के घर से कोई शहर आया और ना ही विवेक और मोनिका गांव गए। अब अगले महीने मोनिका के देवर की शादी तय हो गई। फ़ोन करके विवेक की माँ ने कहा कि इस बार तुम लोग 15 दिन की छुट्टियां लेकर गांव आ जाना। अब विवेक को अपनी माँ की बात माननी पड़ी। विवेक और मोनिका ने उन दोनों ने ही अपने ऑफिस में छुट्टियों के लिए आवेदन दे दिया। दोनों की छुट्टियां मंजूर हो गई और अब 2 दिन के बाद उन दोनों को गांव जाना था। दोपहर के खाने के समय मोनिका अपने साथ काम करने वाली अपनी सहेली सुधा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तब सुधा ने मोनिका से पूछा कि तुम अपने ससुराल में जाकर गांव में कैसे रहोगी। मोनिका ने चिढ़ते हुए कहा, क्या करूं, मेरे देवर की शादी है तो जाना तो पड़ेगा ही, और इस बार तो मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकती। सुधा, मोनिका की सहेली, वो तो जैसे मोनिका को चिढ़ाने के लिए ही बैठी थी। वो मोनिका से कहने लगी, मैंने सुना है गांव में तेरी एक जेठानी भी है। मोनिका ने हंसते हुए कहा, हाँ है ना, वो तो बहुत गंवार है। पूरी मांग भर लेती है, सर पर हमेशा पल्लू रखती है, पैरों में पायल और पूरे हाथों में चूड़ियां भर कर घूमती है। और वो मुझसे केवल 2 साल बड़ी है, पर पूरी बहन जी लगती है। उसे देखकर लगता है कि वो तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। और क्या तुम्हें पता है कि मेरी सासू माँ मुझे लाली और विवेक को बाबू कहकर बुलाती है। अब इतना अच्छा नाम है मेरा, मुझे तो ये सुनकर बड़ी हंसी आती है, पर मैं क्या करूं। अब छुट्टियां तो मैंने 15 दिन की ली हैं, पर देवर की शादी होते ही कोई ना कोई बहाना बनाकर मैं शहर लौट आऊंगी। चलो अब लंच टाइम ख़त्म हो गया है। ये कहकर दोनों अपनी अपनी जगह पर आकर अपना काम करने लगी। अब 2 दिन के बाद विवेक और मोनिका गांव पहुंच गए, पर शहर में आज़ाद पंछी की तरह घूमने वाली मोनिका को गांव का माहौल पसंद नहीं आ रहा था। जीन्स टॉप पहनने वाली लड़की को गांव में साड़ी पहनकर सर पर पल्लू लेकर घूमना पड़ रहा था। इस माहौल में मोनिका 3 दिन में ही उब गई। वो विवेक से चिढ़कर बोली कि अब ये शादी होती रहेगी, चलो कोई ना कोई बहाना बनाकर हम शहर चलते हैं। विवेक ने कहा, धीरे बोलो मोनिका, थोड़ा सा समय गुजार लो। जैसे ही मेरे भाई की शादी हो जाएगी हम यहाँ से चले जाएंगे। और तुम्हारी ये बात जब मेरे घर वाले सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे। मोनिका को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी कि बस अब जल्दी से शादी हो जाए तो मेरी जान छूटे। साथ संगत जी, वैसे तो मोनिका की सोच खराब नहीं थी। वो तो घर गृहस्थी का काम करने वाली महिलाओं को और उनके पहनावे को देखकर उन्हें गंवार समझती थी। अब विवेक का घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था
और घर की जिम्मेदारी बहुओं और बेटियों पर थी। अब मोनिका को तो रसोई के काम का कोई अनुभव ही नहीं था, क्योंकि मोनिका के मायके में उसकी माँ ही सारा काम संभालती थी और शादी के बाद मोनिका ने घर में काम वाली बाई लगा ली। अब मोनिका को जब उसकी सास कोई काम कहती तो वो बहुत घबरा जाती, लेकिन मोनिका की जेठानी निधि, जो कि उम्र में उससे केवल 2 साल बड़ी होगी, वो हर काम में आगे आकर सारी जिम्मेदारी खुशी खुशी अपने कंधों पर ले लेती थी। विवेक के घर के सभी लोग हर तरह के काम के लिए निधि पर निर्भर थे। सबकी जुबान पर बस निधि का नाम था। अब बहू तो उस घर की मोनिका भी थी, पर निधि के आगे उसे कोई भी पूछ तक नहीं रहा था। ये बात मोनिका भी धीरे धीरे समझ रही थी, इसीलिए उसके मन में जलन की भावना आने लगी, क्योंकि बहू तो वो भी थी और निधि के लिए घर वालों के मन में इतना प्यार देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी। अब विवेक ने एक बार अपनी भाभी से कहा कि भाभी, क्या आप मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी? अब मोनिका भी वहीं रसोई में थी, वो सलाद काट रही थी। अब विवेक के इतना कहते ही निधि चाय बनाने में लग गई और मोनिका कमरे में गुस्से में गई और विवेक से कहने लगी, तुम चाय बनाने के लिए क्या मुझे नहीं कह सकते थे? ये सुनकर विवेक ने कहा, मैंने सोचा तुम चूल्हे पर चाय कैसे बनाओगी? अब भाभी की तो आदत है, उन्हें तो सब करना आता है। मोनिका ने गुस्से में कहा, तुम क्या मुझे पागल समझते हो? मोनिका समझ गई थी कि निधि घर में सबकी लाडली है। घर और बाहर के सभी लोग उसे पूछते हैं और इस घर में उसकी जगह केवल एक मेहमान जैसी है। अब मोनिका को कोई भी काम करना नहीं आता था। जैसे ही वो कोई काम करने लगती तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी। फिर खुद ही मोनिका सोचने लगती कि ये चूल्हा चौका, ये तो इन गंवार औरतों को ही शोभा देता है। एक बार मेरी तरह नौकरी करके पैसा कमाकर तो दिखाएं, खुद को तसल्ली दे। मोनिका खुद पर गुमान करती रही। अब विवेक के भाई की शादी भी हो गई। शादी से अगले दिन जब मोनिका रसोई में कुछ काम कर रही थी, तभी मोनिका के हाथों से जल्दबाजी में एक तेल का डिब्बा गिर गया। अब रसोई से आई हुई आवाज को सुनकर निधि दौड़कर रसोई में गई। अब रसोई में तेल बिखरा होने की वजह से निधि का तेल पर पांव फिसल गया और उसके पांव में मोच आ गई और सूजन भी थी। अब निधि को डॉक्टर ने आराम करने को बोल दिया। इसीलिए अब मोनिका ने 2 दिन के बाद अपने शहर जाने का फैसला किया। अब मोनिका के ससुराल में घर के लोग और कुछ करीबी रिश्तेदार ही बचे थे। अब रोज खाने में विवेक की बुआ की फरमाइश आ जाती, लेकिन मोनिका को तो कुछ बनाना ही नहीं आता था। मोनिका की ननद और निधि चौके में बैठकर उसे थोड़ा बहुत बता देती थी। अब विवेक की बुआ ने तो मोनिका को 1-2 बार ताना भी मार दिया कि तुम कैसा बेस्वाद खाना बनाती हो। जब विवेक की बुआ ने ऐसा कहा, तब निधि ने हर बार की तरह मोनिका की तरफदारी करते हुए कहा कि बुआ जी, ये नई नई है, सीख जाएगी। वैसे भी ये नौकरी करती है, इसे समय कहाँ मिलता होगा। अब मोनिका की सास भी उसकी तरफदारी करती रही। उन्होंने कभी भी अपनी बहू मोनिका को बुरा भला नहीं कहा। अब एक शाम को विवेक के फूफा जी ने पकोड़े खाने की फरमाइश कर दी। अब मोनिका को तो पकोड़े बनाना आता नहीं था और मोनिका को कोई भी काम की आदत नहीं थी, इसीलिए उसे हर काम में समय लगता था। निधि चुपके से रसोई में गई और बैठकर पकोड़े बनाने में मोनिका की मदद करने लगी। ये देखकर मोनिका ने सोचा कि निधि तो कितनी अच्छी है। धीरे धीरे मोनिका का मन पिघल रहा था। वो अपनी जेठानी निधि से घुलने मिलने लगी। अब तो गांव से जाने में मोनिका का केवल 1 ही दिन बचा था। घर के लोग थे, नई देवरानी के साथ बैठे सब बातें कर रहे थे। तब अचानक से विवेक एक पुरानी एल्बम लेकर आया। सभी उस एल्बम में तस्वीरें देखने लगे। एक तस्वीर में निधि कंप्यूटर के सामने बैठी थी। वो तस्वीर देख मोनिका ने अपनी जेठानी से पूछा, भाभी, क्या आपको कंप्यूटर का ज्ञान है? तब यूं ही विवेक बोल पड़ा, अरे क्या तुम नहीं जानती, भाभी तो कंप्यूटर क्लास और इंग्लिश क्लास में पढ़ाने जाती थी। उन्होंने तो इंजीनियरिंग की है।
वो तो जब से माँ की तबीयत खराब हुई और मेरे भतीजे का जन्म हुआ तब से ही भाभी ने नौकरी छोड़ दी थी। नहीं तो भाभी तो हमसे भी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेती हैं। भाभी ने तो सच में बहुत त्याग किए हैं और हमेशा ही परिवार को महत्व दिया है। अब ये बात सुनकर मोनिका तो हैरान हो गई कि मेरी जेठानी इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी इसमें ज़रा भी घमंड नहीं है और घर गृहस्थी के हर एक काम में आगे आकर वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझती। अब तो मोनिका को अपनी सोच पर घिन आ रही थी। उसे तरस आ रहा था कि मॉडर्न कपड़े पहनकर उसने तो हमेशा ही अच्छे रहन सहन को ही शिक्षा का पैमाना माना। उसी शाम को वो लोग गांव के पास के ही एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर में गए। उस मंदिर में कुछ विदेशी लोग भी आए हुए थे। जब उन विदेशी लोगों ने निधि से मंदिर के बारे में कुछ पूछा तो निधि ने बड़ी ही सरलता के साथ इंग्लिश में उन्हें सब कुछ बता दिया। ये देखकर मोनिका को निधि पर बड़ा गर्व हुआ। अब अगले दिन सुबह की विवेक और मोनिका की ट्रेन थी। उन लोगों को शहर जाना था। शाम को घर आकर मोनिका ने विवेक से कहा, क्या हम गांव में कुछ दिन और नहीं रुक सकते? ये सुनकर विवेक ने बड़ी ही हैरानी से मोनिका को देखते हुए कहा, हाँ, छुट्टियां तो अभी बाकी हैं, पर तुम यहाँ रहना क्यों चाहती हो? मोनिका ने कहा कि मैं निधि भाभी से बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, उनके साथ समय बिताना चाहती हूँ। तब विवेक ने मोनिका को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ, अच्छा है, सब सीख जाओ, कम से कम अब मुझे अच्छा खाना खाने को तो मिलेगा। ये कहकर विवेक हंसने लगा और मोनिका भी हंस पड़ी। अब मोनिका को अपना ये देहाती ससुराल बहुत ही अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही प्यार और अपनापन था। साथ संगत जी, किसी भी इंसान के पहनावे को देखकर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, क्योंकि इंसान का पहनावा महत्व नहीं रखता। महत्व होता है इंसान की सोच का। इंसान की सोच पड़ी होनी चाहिए। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।